नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ राकेश पाठक। आज हम लोग जिस इशू को लेके आए हैं, आनंद मोहन की रिहाई कब। आनंद मोहन बिहार में एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने बिहार की राजनीति को एक नई दिशा दी और हमेशा अपने काम और अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहने वाले आनंद मोहन हत्या के एक मामले में 14 वर्षों से जेल में बंद हैं। आज इसी मुद्दे पर उनके समर्थक पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं और वर्चुअली उपवास कर रहे हैं अपने अपने घरों पर। तो आज हमसे बात करने के लिए आनंद मोहन जी के पुत्र और शिवहर के विधायक चेतन आनंद जी और कांग्रेस नेता धनबाद में जिनके राजनीतिक गुरु आनंद मोहन जी रहे हैं संतोष सिंह, दोनों का आपका 99 न्यूज में स्वागत है। चेतन जी, मेरा सवाल है आपसे कि 14 वर्ष की सजा उनकी पूरी हो चुकी है, उसके बावजूद राज्य सरकार उनकी रिहाई को लेकर गंभीर नहीं है। आवाज आपकी कट रही है, थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है। चेतन जी, अभी आपको आवाज मिल रही है मेरी? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। थोड़ा लैग आ रहा है, थोड़ा सा हैंग कर रहा है। 14 वर्ष उनको सजा काटते हो चुका है, लेकिन बिहार सरकार उनकी रिहाई नहीं कर रही है। देखिए, अभी इस सवाल का जवाब तो मेरे पास फिलहाल नहीं है, लेकिन जो सुनने में आया था, जो ऐसे उड़ती हुई बात कहा जाए या फिर इसको एक अफवाह कहा जाए या फिर जो भी बात, कि कोरोना के चलते जो मीटिंग रखी जाती है, जो भी किसी भी उसके लिए कैदी के लिए जो रिव्यू होता है और परिहार बोर्ड की मीटिंग होती है, सुनने में आया है कि अभी तक वो रखा नहीं गया क्योंकि कोरोना है। लेकिन इसका क्लैरिटी हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम क्लियरली इसको अभी जान नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन कोरोना में तो सारे काम हो रहे हैं और अभी ये कोरोना का लहर तेज हुआ ना, इससे पहले नीतीश कुमार ने महाराणा प्रताप की जयंती पर ही घोषणा की थी कि उनकी रिहाई की जाएगी। जी हाँ, जी हाँ। और हम लोग ये सवाल पूछते भी रहे हैं, ये सवाल जो है हम लोगों ने अपनी तरफ से रखा भी है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। जब एक मंच से सार्वजनिक रूप से किसी ने अगर वादा किया है तो उस वादे को जो है निभाना चाहिए, और यही हम लोग की आशा और उम्मीद है। क्योंकि सरकार, अभी एक सवाल है कि बिहार में लालू जी को जमानत हुई, अब सरकार कहीं ये भी ना सोचे कि आनंद मोहन की रिहाई होने के बाद एक नया एंगल खड़ा हो जाए, कहीं इसका डर तो नहीं सता रहा इनको? आप क्या सोचते हैं इस पर? एक बात हम स्पष्टवादी लोग हैं और स्पष्टता के साथ हर एक बात को रखते हैं। ये कहना चाहेंगे, एंगल तो उसी दिन खड़ा हो चुका होगा जिस दिन हम जीत गए, जिस दिन हम बिहार विधानसभा में पहुंच गए, वही अपने आप में एक बहुत बड़ा एंगल हो गया होगा। खैर, वो सब चीजें जो हैं हमको नहीं लगता कि होनी चाहिए, और हम ये मानते हैं कि अपने पिता के लिए हमें जितना भी आवाज बुलंद करना होगा उसे हम बुलंद करेंगे। और साथ ही साथ हम ये बोलना चाहेंगे आपके माध्यम से कि अब जो है हम लोग अति नहीं होने देंगे। अगर बाय चांस हमारे साथ फिर से कहीं धोखा या फिर कुछ ऐसा हो, हमारे लोग बड़े आशा और उम्मीद के साथ आज आनंद मोहन जी को बाहर निकलते हुए देखना चाहते हैं। और हर जगह, सिर्फ मैं ये बिहार की बात नहीं करूंगा, आज हम लोगों की बात जैसे धनबाद में हो रही है, जमशेदपुर में भी अभी कार्यक्रम रखा गया। आज का जो हम लोगों का उपवास कार्यक्रम था, जमशेदपुर, रांची, झारखंड में तमाम जगह। उसके अलावा अगर आप देखिएगा तो मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, सभी जगह एक लाइन से बिहार ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से ये जो आवाज है वो आ रही है। और हाल फिलहाल में मैं बता दूं कि इंग्लैंड में भी जो उधर एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है न्यू कासल में, ये यूनिवर्सिटी है नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी, उधर के पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट लोगों ने भी ये मांग की है कि आनंद मोहन जी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। तो ये अब पूरे देश ही नहीं, मैं मानता हूँ कि हाँ, अधिकांश लोग
पूरे देश से अब आवाज उठा रहे हैं, और साथ ही साथ बाहर भी जिन्हें ये पूरा केस पता चल रहा है, जो इस केस के बारे में पढ़ रहा है, वो भी समझ रहा है कि इस केस में कोई ऐसा बड़ा वो नहीं था, रोल नहीं था आनंद मोहन जी का। और साथ ही साथ ये भी है कि ये देश का सबसे पहला ऐसा केस है जिसमें एफआईआर जो है 33 पेज का लिखा गया, वो भी टाइपराइटर के द्वारा। और साथ ही साथ जितने भी गवाह है वो सरकारी गवाह, या मैं आम नागरिक के भाषा में कहूं तो पुलिस वालों की गवाही ली गई, और एक भी पब्लिक गवाह या फिर आई विटनेस नहीं था। और इस केस में जो डीएम के ड्राइवर थे उनकी गवाही नहीं सुनी गई, डीएम के जो बॉडीगार्ड थे उनकी गवाही नहीं सुनी गई, डीएम के साथ एक अन्य फोटोग्राफर भी साथ घूम रहे थे, उनकी गवाही नहीं सुनी गई। तो ये तो अपने आप में दिखाता है कि ये कैसा केस है। अब सवाल एक संतोष जी से करते हैं। संतोष जी, चूंकि आप धनबाद में आपके राजनीतिक गुरु आनंद मोहन जी ही रहे हैं और आप हर आंदोलन में उनके साथ रहे हैं, अभी भी लगातार आप उनके साथ एग्रेसिव ढंग से उनके आंदोलन में रह रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप उनकी रिहाई को लेकर सरकार क्यों ऐसा भेदभाव कर रही है? देखिए, शुरू से जब आनंद मोहन जी बिहार के राजनीति में एक धमक के रूप में 1995 में जब उभर के आए थे, उस समय सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने रणनीति बना करके आनंद मोहन जी को घेरने का काम किया। और मुझे याद है कि जब मुजफ्फरपुर में कांड हुई थी, उसके एक दिन पहले सिंदरी में आनंद मोहन जी का आम सभा हमने रखा था, और यहीं से छोटन शुक्ला जिनका हत्या हुआ था, यहीं से वो बाई रोड गए थे और उनको इनकाउंटर हो गया कि क्या अपराधी लोग हत्या कर दिए। और आनंद मोहन जी धनबाद से ही चल कर गए थे भी पटना, और वहां पर गए, उनको इस साजिश में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा करके फंसा दिया गया। आनंद मोहन जी एक ऐसी ताकत है बिहार की राजनीति में कि उनके निकलने से तमाम पार्टी के लोगों में घबराहट है कि आज भी बिहार एक आशा भरी किरण, आशा की निगाहों से देख रहा है कि आनंद मोहन जी कब बाहर आएंगे। आज देखिएगा, उनको ये वर्चुअल जो ट्विटर पर ट्रेंड हुआ था, उसमें 2 लाख से ज्यादा लोगों ने आनंद मोहन जी की रिहाई की मांग की। और आज को चाहने वाले तो पूरे देश में हैं लोग, क्योंकि दिल्ली में भी जो बिहार में लोग आए थे। बिहार के नीतीश कुमार जो आज मुख्यमंत्री हैं, जब आनंद मोहन जी इस मामले में जेल गए थे, तो जेल में जॉर्ज फर्नांडिस साहब और नीतीश जी दोनों लोग गए थे जेल में मिलने के लिए आनंद मोहन जी से, और वहीं पर बाहर में खुलेआम उन्होंने कहा था कि आनंद मोहन निर्दोष है, उनको फंसाया गया। और पिछले 1 साल पहले महाराणा प्रताप की जयंती के दिन भी नीतीश जी ने कहा कि हमारे मित्र का जितना चिंता आप लोगों को है उतना चिंता हम मुझे भी है, और वो उन्होंने वादा किया था कि आनंद मोहन जी को रिहा करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं उनको उनके मन में डर है, और भाजपा के लोगों के भी मन में डर है कि कहीं नहीं कि आनंद मोहन जी बाहर आएंगे तो लोगों के राजनीति में भूचाल पैदा होगा। चेतन जी, एक सवाल है आपका। जैसा अभी आपने कहा कि एक उड़ती खबर है कि कोरोना के कारण जो बैठक होने वाली थी जिस पर निर्णय होता आनंद मोहन जी को लेके, वो नहीं हो पाया। लेकिन अभी बिहार में जो कोरोना की स्थिति है, जो आंकड़े हैं, चूंकि आप वहां पे रह रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि सरकार क्या सही दिशा में जा रही है कि मौतें बहुत हो रही है वहां पे? नहीं, ये तो बहुत मतलब ये तो जग जाहिर है कि मतलब किस तरीके से यहाँ पर मौतें हो रही हैं, किस तरीके से नवयुवक लोग भी, अब तो एज फैक्टर भी नहीं रहा। पहले तो लोग कहते थे कि 60+, 45+ ऐसे लोगों को जो है ज्यादा रिस्क है। कर रहे हैं। हाँ, सही बात। लेकिन आज के डेट में अगर आप देखिएगा तो यहाँ तक कि 30 और 22 साल के यहाँ पर संतोष सिंह है एमएलसी, उनके बेटे जो है 22 साल के थे, उनका भी डेथ हो गया। और ये बहुत अपने आप में दिखाता है कि स्थिति बहुत भयावह है, और खास करके चुनाव के बाद से जो सीरियसनेस नहीं था, हाँ, इस चीज को लेकर के ऐसा लगा कि मतलब कोई सीरियसनेस नहीं है। आपको मैं बता दूं कि राजगीर में जो है शीशे का ब्रिज बनता है, हाँ, लेकिन हेल्थ व्यवस्था को लेकर के कुछ भी नहीं होता है। तो ये तो बहुत बड़ा सवाल तो बन ही रहा है कि आखिर क्या कर रही थी सरकार, और क्या कहाँ इन लोग के प्रायोरिटीज थे। ये देखिए, ब्रिज जो है, पुल का जो निर्माण हुआ, ऐसा भी नहीं है कि उस पुल से कोई आप सड़क का मतलब किसी सड़क को जोड़ रहे हैं,
वो तो पुल बिल्कुल शोकेस वाला पुल बनाया गया था ताकि टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जाए। चेतन जी, लेकिन मैं मैं जानकारी पूछना है कि वो चाहूंगा, केवल सेल्फी जोन बन के रह गया है वो। नहीं बिल्कुल, ये मैं पूछना चाहूंगा कि आखिर ऐसे ऐसे समय में उस पुल की क्या जरूरत थी। उतना हजारों करोड़ का ये पुल जो बना, वो अच्छा ये रहता कि उतने पैसे जो है कोरोना को, सेकेंड वेव, हम लोगों को तो, सब लोगों को पता था कि मतलब इंग्लैंड में अगर सेकेंड वेव आया, यूएस में अगर सेकेंड वेव आया, तो ये लाजमी है कि इंडिया में भी सेकेंड वेव आएगा। और ये इसकी तैयारी पहले से लोगों को होनी चाहिए थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग एक तरीके से मान गए थे। हमारी सरकार जो है अभी केंद्र में जो है, वो एक तरीके से इस बात को मान गई थी कि शायद हिंदुस्तान ने कोरोना के ऊपर फतह कर लिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और वही ओवर कॉन्फिडेंस के वजह से आज जो हालात बने हैं पूरे देश के अंदर, वही ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा है। लेकिन देखिए चेतन जी, एक बात और है कि अगर कोरोना को लेकर अगर वो बैठक नहीं हो पा रही है जो आनंद मोहन की रिहाई को लेकर है, तो पूरे कोरोना के पीक टाइम में चुनाव कराया गया, लाखों लाखों की भीड़ जुटी, तो ऐसा नहीं लग रहा कि सरकार अभी भी बहानेबाजी कर रही है उनकी रिहाई को लेकर? देखिए, इसके ऊपर हम सरकार की तरफ से अभी कुछ आया नहीं है। ये उड़ती हुई खबर मैंने आपको बताई है। हाँ, जो बातें हैं बोलचाल की, मतलब लोगों के द्वारा जो सुनने में आता है, और इसके ऊपर अभी कोई पुख्ता वो नहीं मिला है क्या टेक्निकल एस्पेक्ट है। हाँ, मुझे अभी उसके ऊपर मैंने मतलब अपने जो जेल आईजी हैं उनसे भी मेरी बात होनी है, और कल परसों में मेरी बात उनसे हो जाएगी। और हम लोगों ने ये प्लान भी किया है कि हमारे जितने समर्थक हैं वो पोस्ट कार्ड लिखेंगे मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति, और साथ ही साथ हमारे जो पीएम है उनको भी एक खत लिखा जाएगा पोस्ट कार्ड के माध्यम से। तो ये सब प्लान सब हो रहा है, और हमको लगता है कि कल परसों में जब हमारी बात हो जाती है आईजी के से, तब एग्जैक्ट मैटर आपके बीच में हम बता पाएंगे। अब कोरोना से लेके एक सवाल और है कि जैसे आपके नेता तेजस्वी जी ने अपने सरकारी आवास में कोविड सेंटर बना दिया, सरकार से वो कह रहे हैं कि इसको आप ले लीजिए और चलाइए, उसके ऊपर भी बयानबाजी हो रही है। सुशील मोदी ने कहा कि वो जो और प्रॉपर्टी है उसको क्यों नहीं दे रहे हैं। तो इतने गंभीर मामले पे जहां लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, मौतें बढ़ रही हैं, उसके बाद भी उसमें हम एक बात बताते हैं, हम एक बात बताते हैं आपको कि सुशील मोदी जी वही है जो अपने सरकार के ऊपर जो है उसकी त्रुटि नहीं गिनना चाहते हैं। ये वही सुशील मोदी है जो पिछले बार जब पटना में बाढ़ आया तो हाफ पैंट में इनको जो है नाव की सवारी करनी पड़ी थी, लेकिन इन्होंने अपने सरकार की नाकामी मतलब गिनाना लाजमी नहीं समझा। ना ही इन्होंने ये सोचा कि अपने सरकार को कोई राय मशविरा दिया जाए, हाँ, कि आखिर उनको हाफ पैंट में क्यों बाहर निकलना पड़ा और नाव की सवारी क्यों करनी पड़ी। ये तो जायज चीज तो बोलना नहीं जानते हैं, नाजायज चीज जितना है वो सुशील मोदी आज के डेट में बिहार में सभी लोग जानते हैं कि जितना नाजायज कमेंट हो या फिर जितनी नाजायज बातें हो, वो सारी बातें जो है सुशील मोदी करने में मास्टर हो चुके हैं। और अब उनका उम्र भी देखते हुए उनको रिटायरमेंट जल्द से जल्द ले लेना चाहिए। अब एक सवाल और है कि अभी जो रिसेंट बिहार में बहुत छाया रहा, जो छपरा में एम्बुलेंस वाला मामला, रूड़ी के घर से जो एम्बुलेंस पप्पू जी ने जो भी पकड़ा या दिखाया, जैसे भी उसको सामने लाया, तो उसके ठीक बाद उनकी गिरफ्तारी हो जाती है एक 32 साल पुराने मामले में। देखिए, मैं पप्पू जी की गिरफ्तारी क्यों हुई, कैसे हुई, इसके बारे में तो मैं टेक्निकली जान नहीं रहा हूँ। लेकिन अगर कुछ बातें मैटर अगर सामने उठ के आई है तो सरकार का काम है उसको संज्ञान में लेना, और अगर कुछ ऐसी बात है तो उसका निष्पक्ष जांच जरूर होना चाहिए। और हम लोग आशा उम्मीद यही करेंगे कि मतलब ये जो नया पॉलिटिकल ट्रेंड बन गया है कि अगर आप सरकार में है तो आपके साथ ज्यादातर कुछ नहीं होता है, ये ट्रेंड खत्म हो जाना चाहिए। अगर कोई दोषी है सही में तो उस हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं है, अगर बाय चांस कोई दोषी नहीं है तो फिर नहीं होनी चाहिए। देखिए, आपके पार्टी के सांसद रहे
शहाबुद्दीन की मौत भी कोरोना से हो गई। जी हाँ। उस पर भी कई आरोप लगे कि उनको ध्यान नहीं दिया गया, उनको एम्स में कराना चाहिए था, वो दीनदयाल में भर्ती करा दिया गया और प्रॉपर उनका केयर नहीं किया गया, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। उसको लेकर भी बहुत कंट्रोवर्सी हुआ। आप क्या सोचते हैं? देखिए, हम ये मानते हैं कि सजा देना और सजा नहीं देना शायद वो कोर्ट का काम होता है, लेकिन अगर कोई कैदी जेल में है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है, वो सरकार के अंडर है। और अगर कोई भी कैदी, जितने भी होते हैं पूरे भारतवर्ष में, हाँ, जब तक कोर्ट अपने अपने काम में करे, लेकिन अगर कोई किसी को कुछ जेल के अंदर हो जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सरकार की होती है। हाँ, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरीके से सरकार के अंडर एक व्यक्ति थे, चाहे वो कैदी ही क्यों ना थे, वो सरकार के हिसाब से थे और सरकार के पूरे सिस्टम के अंदर थे। तो ये तो बहुत अजीबोगरीब बात होती है कि अगर जेल सुपरिटेंडेंट के ऊपर तो पहले ये जांच करने वाली बात है कि अगर जेल में कोरोना फैला तो कैसे फैला। हाँ, आखिर इतना वीआईपी उनको सेल में रखा गया तो उधर तक कोरोना कैसे पहुंचा, पहली बात। दूसरी बात कि ये जेल मैनुअल कहता है कि कोई भी कैदी अगर बाहर से आए तो उसको क्वारंटाइन कराना आवश्यक होता है। कोई भी कैदी अगर बाहर से उसको पकड़ के लाया गया है तो उसको 15 दिन जो है क्वारंटाइन कराना चाहिए। तो ऐसे कौन से कैदी थे जो बाहर से आए और सीधा सीधा जो है उनको शहाबुद्दीन साहब के उसमें डाल दिया गया और जेल प्रशासन कुछ नहीं कर रही थी। जेल का जो पूरा सिस्टम है वो चुप था। और आखिर उधर से अगर कोई एक्सएमपी होते हैं तो वो एक्सएमपी होने का एक अपना वो होता है, वो जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं और जनता ने उन्हें चुन करके एक ओहदे पे लाया था। तो ऐसे में ऐसे जनप्रतिनिधि को का चले जाना अपने आप में दुखदायक है। और साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, आज हमारे फादर भी जेल के अंदर है, हाँ, और हम लोग के अंदर भी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क तो बहुत उठा था कि आखिर जेल व्यवस्था अगर टाइट नहीं होगी तो आखिर कैसे काम चलेगा। और ये जो चीजें हो रही है, जो घटनाएं घट रही हैं, ये तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। पूरा मैनुअल अगर आप पढ़ लीजिएगा तो उस मैनुअल में लिखा हुआ है कि ऐसा ऐसा मतलब, और ये आज से नहीं, ये ब्रिटिश लोग मैनुअल लिख करके गए थे। ये जो बाहर अंग्रेज लोग आए थे उन्होंने मैनुअल लिखा था और 100 साल पहले से ये बात लिखी हुई थी कि बाहर से आए हुए कैदी अगर हो सकता है कोई बीमारी लेके आए तो ऐसे में उसको जो है क्वारंटाइन कराने का अलग फैसिलिटी होना चाहिए, और बना भी रखा था। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा लैप्स है और ऐसा लैप्स हुआ है। चेतन जी आप कह रहे हैं कि मतलब सरकार जो है कई जगह चूक रही है, कोरोना के मामले को लेकर बहुत गंभीर नहीं है, और आनंद मोहन जी की रिहाई को लेकर जो कोरोना का एक बहाना बनाया जा रहा है, ये भी एक दुखद बात है। लेकिन आपके समर्थक लगातार संघर्षरत हैं और आगे भी आपने कहा कि लोग संघर्ष करेंगे, अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आपने तमाम मुद्दों पर हमसे बात की, क्योंकि समय की एक सीमा है और अब समय कम है, तो अब हम आपसे इजाजत लेंगे। आप हमारे साथ आए, हमसे सारे मुद्दों पर बेबाकी से बात की, इसके लिए आप दोनों का धन्यवाद। और 99 न्यूज आप देखते रहिए, झारखंड बिहार की हर खबर का अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।